हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट और जो है टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो आज की जो क्लास है इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। इससे पहले जो क्लास हो रही थी उसमें हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपके टॉप 30 क्वेश्चन होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके सीटेट के सेकंड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब जो क्लास होंगी तो क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका जो सेकंड पेपर है सीटेट का वो अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। ठीक है। क्योंकि जो एसएसटी पूछा जाता है वो आपके सेकंड नंबर में ही पूछा जाता है, फर्स्ट में आपका एसएसटी नहीं पूछा जाता है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है। यानी जो मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई थी तो उसने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग सबसे पहले यूज किया था। मिला तो उसे कई सारे धातु थे, या सबसे पहले कई जैसे सोना धातु यही मिला था, लेकिन उसका यूज यानी हथियार बनाने में या फिर अन्य वस्तुएं बनाने में जो प्रयोग किए थे कौन सा धातु था। क्या वो तांबा था, चांदी था, कांस्य था या फिर पीतल था। तो जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, मानव अपना घर परिवार बसा रहा था, तो उस टाइम पे जो धातु मिला था वो मिला था तांबा। तांबा मिलने के बाद उसने इस धातु का यूज जो है खान पान में, जैसे कि बर्तन बनाने में, औजार बनाने में, इन सब चीज़ों में इसका यूज करने लगा था। ठीक है। तो सबसे पहले अगर करें या एग्जाम में पूछा जाए कि जो मानव द्वारा धातु है जिसे प्रयोग में लाया गया सबसे पहले वो कौन सा है, तो वो है आपका तांबा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के किस राजा को भारत का महान शासक बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के कौन से ऐसे राजा हैं जिनको भारत का महान शासक बताया है। क्या वो हरिहर प्रथम हैं, कृष्णदेव राय हैं, वीर नरसिंह हैं या फिर कौन है। फोर्थ ऑप्शन है आपका देवराय प्रथम। तो जो बाबर हुए थे उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, उसमें विजयनगर के जिस राजा को महान शासक बताया था वो कौन थे, वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर का जो है एक महान शासक बताया है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, तो थे विजयनगर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा, थाली नहीं है यहाँ पे ताली होगा। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 23 जनवरी 1950 में हुआ था, 23 जनवरी 1560 में हुआ, 1560। ठीक है। 23 जनवरी 1540 है, 23 जनवरी 1560 है या फिर 23 जनवरी 1565 है या फिर 23 जनवरी 1605 है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था ये बताना है। तो जो तालीकोटा का युद्ध है इससे पहले भी हम एक जो युद्ध से संबंधित जो है आपका टॉपिक था डिस्कस कर चुके हैं। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था आपका 23 जनवरी 1565 में। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे। ताम्रपाषाण की जो मालवा संस्कृति है उसके अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए थे। क्या नवदा टोली और महेश्वर में प्राप्त हुए थे, सतना और रीवा में प्राप्त हुआ था या फिर भीमबेटका और मंदसौर में या फिर आहड़ और गिलकुंड में या गिलुंड में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो जो ताम्रपाषाण के जो मालवा संस्कृति है उसके जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो प्राप्त हुए थे नवदा टोली और महेश्वर से। ठीक है। यहाँ से जो है मालवा संस्कृति के क्या हुए थे, अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, या फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, किस काल में हुई थी ये बताना है। पहला कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में या फिर फिरोज तुगलक के काल में, या तीसरा ऑप्शन है कि सिकंदर लोदी के काल में, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इब्राहिम लोदी के काल में, या सॉरी इब्राहिम लोदी होगा यहाँ पे। ठीक है। इब्राहिम लोदी के काल में। ठीक है। क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किसकी स्थापना हुई थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में होती है। सावधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों का प्रयोग, दाह संस्कार यानी कि जो शव होते हैं उसका जो है जलाना, या फिर अनुष्ठान, जब अनुष्ठान होने लगे, जैसे आज के टाइम पे तेरहवीं करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं, उसके बाद तेरहवीं करती है, तो उस टाइम पे सावधान के लिए जो दाह संस्कार प्रथा थी और अनुष्ठान के जो प्रयोग थी उनकी शुरुआत किस कालखंड में होती है, यानी किस कालखंड से दाह संस्कार होने लगा था, साथ में उसके साथ साथ अनुष्ठान यानी कि जैसे तेरहवीं होती, इस तरीके से लोग खिलाने पिलाने लगे थे, किस कालखंड से शुरुआत हुई थी। क्या पुरा पाषाण काल से हुई थी, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, या फिर ताम्र पाषाण काल से। तो किस काल से हुई थी, तो ये हुई थी मध्य पाषाण काल से, यानी मध्य पाषाण काल में सावधान के लिए दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, साथ में लोग अनुष्ठान भी करने लगे थे डेथ होने के बाद। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है। दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है। क्या वो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को, या फिर मोहम्मद शाह प्रथम को, या फिर अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को, या फिर हुमायूं को। किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हुमायूं को। ठीक है, यानी दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है, तो ये है हुमायूं को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, यह कथन है। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ, यह कथन किसका है। एलिफिंस्टन का है, ग्रांट डफ का है, लेन पोल का है, या फिर विसेंट स्मिथ का है। तो किसका है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ है, ये किसका जो है कथन है, तो ये है ग्रांट डफ का, इनका कथन है। इन्होंने कहा है कि जो मराठा हैं, जो मराठा साम्राज्य है, उनका जो उदय हुआ है वो आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ, जिस तरीके से अचानक अग्निकांड हो जाता है उस तरीके से मराठों का क्या हुआ है, उदय हुआ है। धात्विक औजार का सर्वप्रथम उपयोग किस कार्य के लिए किया गया है। जो धात्विक औजार है उनका प्रयोग सबसे पहले किस काम के लिए किया गया है। भांड निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, फिर जंगल को साफ करने के लिए। तो इनका जो उपयोग है किसके लिए किया गया, जो धात्विक औजार यानी धातुओं से बनने वाले जो औजार, उनका प्रयोग सबसे पहले किस कार्य के लिए किया गया, तो ये है जंगल को साफ करने के लिए। ठीक है, जैसे जो है लोहे की कुल्हाड़ी बनाई गई होगी सबसे पहले, वो भी धातु का औजार, लोहे धातु का औजार रहा है, तो उसका जो उपयोग सबसे पहले जंगल बनाने साफ करने के लिए, क्योंकि जंगल साफ उन्होंने इसलिए किया होगा, उन्हें घर बनाना रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जंगल को साफ करने के लिए धात्विक औजार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी। शिवाजी, जो वीर शिवाजी है, उनके राज्य की राजधानी क्या थी। क्या सतारा था, कोल्हापुर था, या फिर रायगढ़। यहाँ पे रावगढ़ या फिर कहीं कहीं रायगढ़ भी रहता है। ठीक है, या फिर प्रतापगढ़। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। राजा राम की मृत्यु के बाद किस मराठा नेत्री ने मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ किया था। राजा राम की मृत्यु के बाद किस मराठा नेत्री ने मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष प्राप्त किया था या प्रारंभ किया था। कौन था वो। जीजाबाई थी, ताराबाई थी, येसुबाई थी, या फिर राजसबाई थी। तो कौन थी, वो थी ताराबाई। राजा राम के मृत्यु के बाद जो मराठा नेत्री थी जिन्होंने मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ किया था, वो कौन थी, ताराबाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन था। तबकात ए नासरी के लेखक कौन था। पहला है मिनहाज सिराज, हसन निजामी, जियाउद्दीन बरनी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है अमीर खुसरो। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे मिनहाज सिराज। ठीक है, तबकात ए नासरी एक किताब है, उसके लेखक कौन है, मिनहाज सिराज है। पहला ऑप्शन सही होगा। हुमायूंनामा किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुमायूंनामा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है। हुमायूं द्वारा रचित है, यानी जो हुमायूंनामा है क्या हुमायूं ने लिखी थी, या फिर अबुल फजल ने लिखी थी, नूरजहां ने लिखी थी, या फिर गुलबदन बेगम के द्वारा रचित हुई या जो है रचा गया था हुमायूंनामा। ठीक है, तो हुमायूंनामा किसके द्वारा रचा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल के साथ लघु पाषाण उपकरणों को जो है जोड़ा जा सकता है। किस काल के साथ लघु पाषाण उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। क्या वो पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, या फिर ताम्र पाषाण काल। तो लघु पाषाण उपकरणों को, जो लघु पाषाण उपकरण हैं उनको जोड़ा जा सकता है किस काल में, तो वो है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के सुल्तानों को किस इतिहासकार ने मामलूक नाम दिया है। गुलाम वंश के सुल्तानों को किस इतिहासकार ने मामलूक नाम दिया है। क्या वो KM निजामी हैं, या फिर अजीज़ अहमद हैं, या फिर हबीबुल्लाह हैं, या KM अशरफ हैं। तो वो कौन है, वो हैं हबीबुल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, कई बार ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, कई बार आपका वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा कौन था। ठीक है, क्या मोहम्मद गौरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था। तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक पूछा जाए तो भी इल्तुतमिश होगा, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो भी इल्तुतमिश ही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इक्ता शासन प्रणाली व सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया था। किसने इक्ता शासन प्रणाली व सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, या फिर रजिया थी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है बलबन थे। तो कौन थे जो इक्ता शासन प्रणाली व सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किए थे। तो वो थे आपके इल्तुतमिश। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चांदी का टका व तांबे का जो जोतल है सिक्के किसने प्रचलित किए थे। चांदी का टका व तांबे का जोतल सिक्के किसने प्रचलित किए थे। क्या वो बलबन थे, रजिया थी, इल्तुतमिश थे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी थे। तो चांदी का टका व तांबे का जो जोतल है किसने प्रचलित किए थे। तो ये किए थे इल्तुतमिश। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो चावल है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। माकन और मेलुआ से, उर और दिलमुन से, या फिर रंगपुर एवं लोथल से। तो चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यह है रंग एवं लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया ने अबिसिनियाई हबसी जलालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था। रजिया ने अबिसिनियाई हबसी जलालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था। क्या वो अमीर ए आखुर थे, अमीर ए शिकार थे, वजीर थे, या फिर आरिज ए मुमालिक थे। कौन थे। तो वो थे अमीर ए याखुर। रजिया ने अबिसिनियाई हबसी जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया में एक योग्य शासक के सभी गुण विद्यमान थे परंतु भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया। यह कथन इतिहास किस इतिहासकार का है। ठीक है, रजिया में एक योग्य शासक के सभी गुण थे, यानी एक जो है शासन करने के, एक राजा बनने के पूरे गुण थे, परंतु भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया बल्कि क्या बनाया, महिला बनाया। यह कथन किस इतिहासकार का है। क्या वो हसन निजामी का है, मिन्हाज सिराज का है, या फिर इसामी का है। तो ये किसका है, यह है मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज कहते हैं कि जो रजिया सुल्तान थी उसमें योग्य शासक के सभी गुण विद्यमान थे परंतु भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया बल्कि क्या बनाया, महिला बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन के राजस्व सिद्धांत की विशेषता क्या थी। बलबन के राजस्व, यहाँ पे राजस्व होगा। ठीक है, राजस्व सिद्धांत की विशेषता क्या थी। सुल्तान का पद उलेमा वर्ग द्वारा प्रदान किया जाता था, या फिर सुल्तान का पद जनता द्वारा दिया होता था, या फिर सुल्तान का पद चहलगानों द्वारा प्रदान किया जाता था, या फिर सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनन के दौरान पशुओं के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन पशुओं का अंकन मुहरों पर मिलता है। किस पशु की अस्थियां उत्खनन के दौरान प्राप्त तो हुई हैं जिनका मुहर पर उसका अंकन नहीं है। यानी जब खुदाई हो रही थी तो उस टाइम पशुओं के कुछ पुरातात्विक यानी पुराने अवशेष प्राप्त हुए थे। उन पशुओं का अंकन मुहरों पर मिलता है। जिन पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके जो है अंकन यानी उनके जो चित्र हैं मुहरों पर प्राप्त हुए हैं। किस पशु की अस्थियां उत्खनन के दौरान तो प्राप्त हुई हैं यानी खुदाई के दौरान प्राप्त तो हुई हैं, लेकिन उनके जो चित्र हैं वो मुहरों पर अंकन नहीं है, यानी कि मुहरों पर उनके चित्र दिए गए नहीं हैं। तो वो कौन सा जानवर है। क्या वो ऊँट है, बैल है, हाथी है, या बकरी है। वो कौन सा जानवर है। तो वो कौन सा जानवर है, वो है आपका बैल। ठीक है, बैल की जो है अस्थियां तो मिलती हैं खुदाई पे, लेकिन उनका जो चित्र है वो मुहरों पर अंकन नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चहलगामी का दमन किसने किया था। तुर्कान ए चहलगामी का दमन किसने किया था। रजिया ने किया था, नासिरुद्दीन ने किया था,
इल्तुतमिश ने या फिर बलबन ने? तो किसने किया था? वो किए थे बलबन ने। तुर्कान चहलगामी का दमन बलबन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की बनावली नामक पुरास्थल से हल का साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वह स्थल कौन सा? यानी जो सैंधव सभ्यता का बनावली नामक पुरास्थल है वहाँ हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थल से यानी दूसरे जगह से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो वह स्थल कौन सा है? क्या वो हड़प्पा है, कालीबंगा है, डाबरकोट है या फिर भगत राव है? तो वो कौन सा है? वो है आपका कालीबंगा, जहाँ पे हल के भी साक्ष्य मिले हैं और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्न तथ्यों में से असत्य क्या है ये बताना है। पहला है कि खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से चर्चित है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो सही है। यहाँ पे बताना है असत्य यानी निगेटिव बताना है। खिलजी क्रांति द्वारा तुर्क लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई थी, ये भी सही है। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर आक्रमण जलालुद्दीन जो खिलजी है उसके समय पर हुआ था, ये भी सही है। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय हुए, ये गलत है आपका। ठीक है, मंगोलों के सर्वाधिक यानी जो मुगल थे उनके सर्वाधिक आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय हुए थे, ये निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का पतन दीर्घावधिक प्रक्रिया का परिणाम था, यह कथन निम्न में से किस इतिहासकार का नहीं है? मुगल साम्राज्य का पतन दीर्घावधिक प्रक्रिया का परिणाम था, यह कथन निम्न में से किस इतिहासकार का नहीं है? क्या वो सतीश चंद्र थे, इरफान हबीब थे, अतहर अली थे या फिर सर जदूनाथ सरकार थे? तो कौन थे वो थे सर जदूनाथ सरकार। इनका जो है कथन नहीं है, बाकियों का मानना ऐसा था कि मुगल साम्राज्य का पतन दीर्घावधिक प्रक्रिया का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? क्या वो हैदराबाद था, अवध था, रुहेलखंड था या फिर बंगस था? तो वो कौन सा था? वो था अवध, जिसको हम लखनऊ भी कहते हैं। ठीक है, पुराना नाम अवध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाक जो है, अब चाक का मतलब ये चाक नहीं जिससे हम लिखते हैं, जो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता था वो वाला चाक नहीं, बल्कि पहिए वाला जो चौक होता है वो होता है। ठीक है, चाक जो पहिया का होता है। ठीक है, तो ये पहिया वाला जो चाक है उसका आविष्कार किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल में हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ, हड़प्पा के काल में हुआ या मोहनजोदड़ो में? तो चाक का जो आविष्कार हुआ है ये हुआ है पुरापाषाण काल में। ठीक है, पुरापाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। लोग उसके बाद जो है सामान ढोने लगे थे उस चाक के माध्यम से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन है आज की क्लास में जो कि हमने डिस्कस किया है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि टॉप 30 क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इनको आप देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखते रहेंगे तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे और हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इधर जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनको आप देखते जाइए। उसके बाद भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं जो पिछले साल पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आपका जो SST वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।